नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग बौद्धों के संप्रदायों पर चर्चा कर रहे हैं, बौद्ध दर्शन के, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे विज्ञानवाद। जैसा मैंने पहली क्लास में कहा, सीधे सिलेबस में नहीं भी है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से और नॉलेज के दृष्टिकोण से इसे पढ़ना जरूरी है। होता है ना, कुछ चीज़ें अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो परीक्षा में नंबर अपने आप मिलेंगे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ना रहता है। इस टॉपिक भले ही सीधे हमारे सिलेबस में उल्लिखित नहीं है, एक बार यूपी पीसीएस में इसको पूछा गया है, बौद्ध विज्ञानवाद को। दूसरा, अगर आप देखें कि जब हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत सारे दार्शनिक ऐसे आते हैं जिनसे इनकी तुलना कराई जाती है विज्ञानवाद की। तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि विज्ञानवाद बौद्धों के यह महायान संप्रदाय से संबंधित है। मुख्यतः अगर देखें, शुरुआत जो हुई थी वो ये था कि प्रतिसमुत्पाद, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसे थोड़ा सा संक्षेप रिपीट कर रहा हूं। केंद्रीय सिद्धांत है प्रतिसमुत्पाद, जो कहता है कारण पर निर्भर रहकर कार्य उत्पत्ति, ठीक, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। इसका मतलब है कि सत्ता उत्पन्न नष्ट हो रही है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, ठीक, ये है। फिर क्या है, इसका मतलब है कि सत्ता जो है वो परिवर्तनशील है, क्षणिक है। तो जो परिवर्तनशील सत्ता है वह विज्ञान ही हो सकती है, इसलिए एकमात्र सत्ता विज्ञान की ही है। तो संपूर्ण सत्ता प्रवाह मात्र है। तो विज्ञान देखिए क्या है, ये प्रतिसमुत्पाद से धीरे धीरे होते होते ये सत्ता का एकमात्र सत्ता विज्ञानों के सिद्ध करते हैं। क्योंकि कोई विज्ञानवादी कहते हैं अगर आप परिवर्तनशीलता को मान रहे हो, अनित्यता को मान रहे हो, तो यह जो स्वभाव है, जो विशेषता है, यह विज्ञान में ही है। अब इसके सिद्ध करने के लिए इनके सामने अब दो तरह के दो पक्ष हैं इसका। एक है कि भाई अगर सत्ता जैसे विज्ञान की ही सत्ता है, इसका दो पक्ष होगा, एक खंडन और दूसरा पक्ष होगा मंडन। खंडन कहेगा कि जड़ द्रव्य की सत्ता नहीं है, यह सिद्ध किया जाए। और मंडन कहेगा विज्ञान। अब हम लोग देखिए, अब बौद्धों के सामने जो चैलेंज है, बौद्ध विज्ञानवादियों के सामने, यहां तक तो पहुंच गए कि विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता है। लेकिन अगला स्टेप आता है, तो भाई विज्ञान की सत्ता है तो चीजों की व्याख्या कैसे होगी। अगर जैसे हम लोग जैसे अभी सरल शब्दों में कहें तो भाई हमारे अनुभव में बहुत सारे विषय आ रहे हैं, हमारे भीतर आत्मा, या कहते हैं कि हमारे भीतर भी चेतना है, और पूरा संसार अलग अलग विज्ञान का ही स्वरूप। तो पूरा संसार की व्याख्या कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने लॉजिक दिया। एक बात सत्ता किसकी आ गई, विज्ञान एकमात्र सत्य, विज्ञप्ति मात्रता, कहीं के उल्लेख मिलता तो विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। अब इसके लिए कहते हैं, अब लेकिन क्या है, एक फिलॉसफी में जो बहुत महत्वपूर्ण, तो एक अनादि अविद्या, अविद्या की वजह से जो है वह यही जो विज्ञान हर जगह मौजूद है। अब इसकी अलग व्याख्या है कि विज्ञान की एकमात्र सत्ता रही है, इसको समझने के लिए जैसे कोई ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को माने, तो अनादि अविद्या के कारण ये तीन चीजों में व्यक्त होती है।
आलय विज्ञान, फिर मनोविज्ञान, फिर विषय विज्ञान। ये तीन तरह के विज्ञानों में परिलक्षित होता है अनादि अविद्या कारण। अब आलय मतलब घर। एक विज्ञानवादियों कहना कि एकमात्र सत्ता जो है वह विज्ञान की है, और विज्ञान जहां पूरे विज्ञान मौजूद हैं उसे आलय विज्ञान कहा गया। उसी आलय विज्ञान से हमारा मनोविज्ञान बनता है। हमारे मन जैसे फिर अहम भाव आता है, जैसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं आत्मा, कि अहम, मैं चेतना, मैं हूं, मेरा अस्तित्व, ये कहते हैं जो ये मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान से आधार पर फिर विषय विज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो विषय हमारे सामने अलग अलग आते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक आलय विज्ञान है, ठीक। आलय विज्ञान में ही ये पूरा विज्ञान मात्र है, लेकिन अविद्या कारण से हम लोग एक पूरा ब्रह्मांड मान लें, हर जगह विज्ञान ही मौजूद है। फिर उसी में दो चीज आ गया, एक आ गया मनोविज्ञान और फिर आ गया विषय विज्ञान। और विषय विज्ञान, मनोविज्ञान और विषय विज्ञान के आधार पर ये कहते हैं हम पूरे विज्ञान की सत्ताओं को परिभाषित कर सकते हैं। और ये विषय विज्ञान जो भी हमारे अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष जिसका हम कर रहे हैं, वो सब चेतनवत है, वो विज्ञान स्वरूप है जो हमारे सीधे अनुभव। अब सत्ता किसकी हो गई? कल्पना करें, एक हर जगह विज्ञान मौजूद है, उसकी सत्ता हो गई। दूसरी हमारे भीतर जो चेतना है उसकी भीतर मनोविज्ञान हो गया। और तीसरा जो है वो विषय विज्ञान हो गया। ये तीनों विज्ञानों की चर्चा अलग अलग है। सामान्य भाषा में जैसे अगर हम लोग भारतीय परंपरा में देखें तो एक पूरे सत्ता ब्रह्म जैसी कोई सत्ता है, वो है विज्ञान स्वरूप होता है, ठीक। ये जो ईश्वर का अंश क्या है, ये हमारे भीतर है आमतौर पर। संसार क्या, ये भी अंश है। तो इस शब्दावली का इस्तेमाल बहुत विज्ञानवादी नहीं कर रहे। मैं इस शब्दावली का इस्तेमाल सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। परीक्षा में आप ये शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नॉलेज क्या है, जो हम जानते हैं जिसके आधार पर, जो नहीं जानते हैं उसको हमें जानना है। तो यहां पर समझाने के लिए मैं क्लास में कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। तो इसी तरह ये है मनोविज्ञान, विषय विज्ञान, ये दोनों क्या है अगर देखा जाए तो ये विज्ञान के ही जो आलय विज्ञान है उसी से ये उत्पन्न हुए हैं, और इसी आधार पर ये इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मनोविज्ञान अब के आधार पर कितने तरह के विषय आते हैं हमारे सामने। अगर हम देखें तो बहुत अलग अलग वो कहते हैं कि जैसे मन विज्ञान, जो हमारे भीतर के जो कुछ हमारे भीतर घटित हो रहा है, वो 6 तरह के विषय विज्ञानों की बात कर रहे हैं। 6 तरह के विषय विज्ञान क्या है? एक जो हमारे भीतर घटित होता है उसका मन किससे संबंध लेते हैं, उसका ज्ञान होता है। दूसरा चक्षु विज्ञान। चक्षु विज्ञान से ये है, जिसे क्या कहें, ये पेन क्या है, ये चक्षु विज्ञान है जिसको कि हम देख रहे हैं, ठीक। आप नाक से किसी को सूंघ रहे, घ्राण विज्ञान, सूंघने काम हो रहा है, उसे घ्राण विज्ञान कहा गया। तो उसकी ये भी एक तरह से सूंघने की जो अनुभूति हो रही, कुछ महक रही है तो महक भी एक तरह से विज्ञान का है। रसना, कुछ आप चख रहे हो, रस है, तरल है, वो भी विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत होता है। त्वचा, आपको जो महसूस होता है सर्दी गर्मी, ये भी जो त्वचा से जो आप महसूस कर रहे हो वो त्वक विज्ञान कहा गया है। तो इस तरह 5-6 तरह के विषय विज्ञान हमारे सामने आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग देखें तो ये आलय से मनो, फिर मनो के बाद ये 6 तरह के अलग अलग आते हैं। जैसे मन के आंतरिक अनुभूतियों के मन की चीजों को आप समझ रहे हो। उसके बाद घ्राण विज्ञान, सूंघना, चक्षु, रसना, आप मन से आप चीजों को मतलब आंतरिक अनुभूतियां हो गई, फिर आप सूंघ रहे हो, देख रहे हो, रसना मतलब उसको चख रहे हो। उसके बाद श्रुत, आप सुन रहे हो, ठीक। फिर त्वचा विज्ञान या त्वक विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से विषय विज्ञान आ गए हैं। आलय विज्ञान, मनोविज्ञान ये आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीजें, मान लो कि एक फिर सवाल उन्होंने पैदा किया कि भाई ठीक है, आप ये कह रहे हो कि ये विषय विज्ञान चारों तरफ है, हमारे मन में भी विज्ञान स्वरूप है, लेकिन जो मन के विज्ञान होते हैं वो स्थायी नहीं होते। स्थायी
स्थायी का मतलब वो तो ज्यादा समय तक रुकते नहीं है, लेकिन विषय विज्ञान ज्यादा समय रहते हैं। जैसे हम आंख बंद करके हमने सपने में सोचा घर या शेर के वाला, और वास्तविक शेर, दोनों में अंतर है। तो इसका जवाब उन्होंने बहुत रोचक दिया। उन्होंने कहा कि जब आप प्रतिभाषिक तौर पर, या जब आप जो मन में विज्ञान इसमें जो बन रहा है, जैसे मान लो यहां शेर, आप यहां शेर एक देख रहे हैं, यहां पर शेर है, तो ये उतना स्थायित्व प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह क्लिष्ट मनोविज्ञान से आ रहा है। ये मनोविज्ञान, ये क्लिष्ट हमारे भीतर बन रहे हैं, इसलिए इसमें वो स्थायित्व नजर नहीं आता। शेर जो है विषय विज्ञान, आलय विज्ञान से सीधे बन रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा स्थायित्व होते। कुछ इसी तरह है का आप समझ सकते हैं कि जिस तरह कोई भी सत्ता, कोई भी वस्तु वह अगर सीधे वो ईश्वर के अंश के तौर पे वह वस्तु है तो वो स्थायी होगी। भीतर हमारे कोई कल्पना बन रही है तो उसमें थोड़ा सा स्थायित्व की कमी होगी। लेकिन जो विज्ञानवादी हैं वो यहीं तक सीमित नहीं रहते। वो उसको, अभी सवाल ये पैदा होता है कि जो बाह्य जगत अगर भौतिक नहीं है, असत है, तो हम इसको मानेंगे कैसे? जैसे विज्ञान, बाह्य जगत असत है। क्यों असत है? जड़ तत्व के तौर पर यह असत है, भौतिक द्रव्य के तौर पर असत है, लेकिन विज्ञान के तौर पर वह सत प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि भाई जो विज्ञान में है, जो हमारे भीतर जो चेतना में आ रहा है, तो अभी तक ये माना गया है कि जो भौतिक जगत होता है उसमें 4 नियम पाए जाते हैं। देश होता है, काल होता है, संतान नियम या कारण कार्य, ठीक, अर्थ क्रियाकारित्व। ठीक है, 4 तरह के नियम है। मतलब जैसे कोई वस्तु होगी तो किसी ना किसी देश में होगी, किसी ना किसी स्थान पर होगी, किसी ना किसी समय पे होगी, कार्य कारण संबंध से जुड़ी होगी, और उसमें रिएक्शन, अर्थ क्रियाकारित्व, किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। क्योंकि देखिए, अब जो विज्ञानवादी हैं यह वैभाषिक और सौतांत्रिक मतों का खंडन करके अपनी बात कर रहे हैं। तो इनकी जो डिबेट है, ये बहस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वैशेषिक न्याय वैशेषिकों से है या अन्य संप्रदाय से, इनकी बहस अपने खुद के हीनयान और महायान के बीच भी है। तो कहते उन्होंने जब आपत्ति की भाई कि बाह्य जगत का आप खंडन कर रहे हो, बाह्य जगत असत है, लेकिन जो भौतिक जगत होता है उसमें देश काल में पाया जाता है, कर्ण का नियम है, अर्थ क्रियाकारित्व तो पाया जाता है, जो कि हमारे भीतर नहीं, हमारे चेतना में नहीं होता। तो वसुबंधु कहते हैं, या जो योगाचार विज्ञानवादी कहते हैं, ये पूरे नियम इसको समझने के लिए कैसे उदाहरण देते हैं। अगर आप कहते चेतना में भी ये पाए जाते हैं, इसका छोटा सा चेतना का एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे स्वप्न में है। स्वप्न में भी एक स्थान होता है। मान लो कि स्वप्न में भी अगर शेर, आपका शेर आ जाए, ठीक, जंगल है, देश है, स्वप्न देख रहे हो उसमें जंगल भी है, ठीक, काल है, रात है कि दिन है, ये आपको सपने में पता रहता है। संतान कारण नियम है कि शेर पीछा कर रहा है तो आप दौड़ रहे हो। अर्थ क्या कार्य, आपको डर के मारा पसीना आ रहा है, मतलब शेर जंगल में है, काल रात का समय है, संतान नियम में शेर पीछा कर रहा है, आप भाग रहे हो, और ठीक डर से पसीना आ रहा है। कहते यही बात वाह्य जगत में भी होती है। इसका छोटा स्वप्न में भी ये सब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, विज्ञान, जो विज्ञान है उसमें भी चेतना है, उसमें भी ये चारों नियम पाए जाते हैं। अलग बात है कि मेरा तो अपना अनुभव, शेर में सपने में कोई पीछा करते तो भाग ही नहीं पाते, आपको भी अनुभव होता होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चीजें वाह्य जगत में होती हैं, वाह्य जगत में होती हैं, वो चीजें स्वप्न में भी होती हैं। जब स्वप्न में हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है कि विज्ञान में भी वो चीजें संभव है। अब फाइनल सोल्यूशन आते हैं, वो कहते हैं कि जब फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे होता है कि जब भौतिक जगत नहीं है, जल द्रव्य नहीं है, तो हमें इसका आभास क्यों होता है, क्यों हमें लगता है। तब योगाचार विज्ञानवादियों ने कहा होगा
अब आए हो कहते हैं लाइन पर, तो उन्होंने कहा 3 तरह की सत्ताएं हैं। ठीक, अब 3 तरह की सत्ताएं का उन्होंने कहता है, अब देखिए परितंत्र, परिकल्पित, परिनिष्पन्न। ठीक, तो कहते हैं 3 तरह की सत्ता, ये वही तरह सत्ताएं हैं। तो कहते हैं ये दोनों जो हैं वो अविद्या या वास्तविक नहीं है, ये हम इसमें इस अज्ञानता में पड़े रहते हैं, इसलिए इसको मानते हैं। हम अज्ञान, ऐसे अगर हम उसके कहते जैसे पारमार्थिक ज्ञान हमें नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये वास्तविक नजर आता है। जिस समय हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है, विज्ञानों का ज्ञान हो जाता है, तब हमें मिलता है कि परिनिष्पन्न एकमात्र सत्ता प्रत्ययों की है। ये कुछ उसी तरह का है कि 3 सत्ताएं कि भ्रम की वजह से, अज्ञानता की वजह से हमें यह जब तक को हम स्वीकार करते हैं, स्थायी लगता है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब आपको पता चलता है विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। तो जैसा कि जो चर्चा हम लोगों ने की, ये विज्ञान को उन्होंने सिद्ध किया। और देखिए इसमें ठीक यही बात बर्कले कह रहे हैं, मैंने इसके पहले चर्चा किया था। वो अभी जड़ द्रव्य का खंडन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जड़ द्रव्य जो है वो हमारे अनुभव में नहीं आता। जो अनुभव में नहीं आ रहा है, हम उसकी बात क्यों माने? क्योंकि वो कहते हैं जड़ द्रव्य अमूर्त है, ठीक, असंवेद्य है, वो हमारे अनुभव में नहीं आता। असंवेद्य हमारे अनुभव में आता। ठीक, जब इसको हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हम लोग का पूरा फुल प्रश्न बनता है बर्कले का जड़ द्रव्य का खंडन वहां था। ठीक, हेगल भी, अगर हम लोग देखेंगे कि हेगल भी इसी तरह चर्चा करते हैं, विज्ञान को ही विज्ञान या प्रत्यय को ही एकमात्र सत्ता मानते हैं। उनका कहना बोध ही सत्य है, सत्य ही बोध है। सत्य है, सत्य ही बोध है। और ये बोध किसका होता है? प्रत्ययों का। ठीक, ये भी प्रत्ययों को एकमात्र सत्ता मान रहे, विज्ञान को ही मान रहे। अलग बात है कि हेगल अपने आगे के चिंतन में स्वीकार करते हैं, अंतर यह है कि हेगल आगे चिंतन में भौतिक द्रव्य को भी स्वीकार करते हैं कि प्रत्यय की एक अवस्था में परिवर्तन के बाद भौतिक द्रव्य का अनुभव होता है। और बर्कले वहां पर, जहां पर विज्ञानवादी ईश्वर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वहां पर बर्कले ईश्वर को स्वीकार करते हैं और ईश्वर को ही प्रत्ययों का आधार बनाते हैं। तो अब ये विज्ञानवादियों ने अपना पक्ष रखा। संक्षेप में अगर आप इसको रिपीट करके देख लेंगे तो बहुत छोटा सा तर्क है। पहले जड़ द्रव्य का खंडन किया, खंडन के लिए 4 तर्क हैं। पहला निष्क्रियता का, दूसरा तर्क है द्रव्य गुण संबंध का, अंश अंशी का संबंध, परमाणु संघात का, ये गया। फिर उसके बाद सोपलंब नियम, सोपलंब ने बताया। फिर उसके बाद आपने विज्ञप्ति मात्रता के आधार पर आलय विज्ञान, मनोविज्ञान, फिर विषय विज्ञान बताया। फिर बताने के बाद फिर आप आ गए कि फिर ये 4 नियम क्या था, जो आपत्ति है कि 4 नियम क्या पाए जाते हैं, तो आपको बताना कि हाँ, देश और काल, संतान नियम और क्या करें, ये भी विज्ञान में पाया जाता है, इससे सिद्ध होता है। फिर ये समस्या आती है, फिर ये भ्रम क्यों हो रहा है? भ्रम की वजह यह है कि हम अभी हमें वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है, और वास्तविक ज्ञान ना होने से, जैसे हम स्वप्न लोक में या जागृत जीवन में जो भ्रम है, अज्ञानता, उसकी वजह से ये हमें समस्या आती है। जिस क्षण आपको पारमार्थिक या वास्तविक ज्ञान हो जाता है, उसमें विज्ञान ही एकमात्र सत्ता प्रतीत होती है। और फिर बर्कले और हेगल की बात आई। ठीक, यद्यपि इनका ये सिद्धांत आ गया था, लेकिन इसकी जबरदस्त आलोचना हुई और बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं रहा। लेकिन आलोचना का आधार यह है कि इन्होंने, जैसे भले ही शंकराचार्य जी ने, अगर आप शंकर का दर्शन पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, मैं वही उदाहरण ले रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, वो भले 3 तरह की सत्ताओं को मान रहे हैं, प्रतिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक, लेकिन वो व्यवहारिक सत्ता को व्यवहारिक दृष्टिकोण सत्य मान रहे हैं, जो कि यहां पर विज्ञानवादी उससे सहमत नहीं है। इसलिए सबसे पहली आलोचना बहुत शेर का दर्शन। ठीक, उन्होंने कहा कि सब कुछ चेतनवत है, मजाक मतलब गुस्से में कहा होगा कि अगर सब कुछ विज्ञान मात्र, जो हमारे भीतर है वही बाहर आभासित होता है, तो भैया अपने भीतर से शेर के दर्शन करा दो। वो कहते हैं बहुत भूख लगी हुई है, आप अपने भीतर से भोजन के दर्शन करा दो, वो नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई शेर का दर्शन आप नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें
भौतिक जगत को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम चेतना से इसको उत्पत्ति नहीं कर सकते, उत्पत्ति नहीं कर सकते। ठीक, अब क्या है बाह्य स्वीकार। दूसरी आलोचना शंकराचार्य कहते हैं, आप कहते हैं जो बाहर है, सॉरी, जो भीतर है वही बाहर आभासित होता है। इसको हम लोग बदल कर, जो बाहर है वही चेतना में आभासित होता है। आप इसको दोनों तरीकों से कह सकते हैं। तो अगर देखिए, चाहे आप जो भीतर है, जो हमारे भीतर है वही बाहर आभासित हो, स्वप्नम नियम कर लो, जो बाहर है वही हमारी चेतना में, इसका मतलब चाहे जो व्याख्या की जाए, यह व्याख्या सिद्ध करती है कि कुछ बाह्य है जिसके अनुरूप चेतना है। तो सोपलम नियम सिद्ध करता है, जैसे करो कि जो हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर हम जैसा सोच रहे थे वैसे ही आप हैं, अगर कोई कहा जाता है, इसका मतलब आप ये मान रहे हो ना कि कोई बाह्य सत्ता है जिसके अनुरूप हम सोच रहे हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं सोपलम नियम सिद्ध कर रहा है कि बाह्य जगत में सत्ता है जिसके अनुरूप हमारी चेतना है, इसलिए इसमें बाह्य जगत को स्वीकार किया गया है। फिर चर्चा आती है अगली कि मुख्यतः जो आत्मा है, जिसको हम लोग आत्मा मान रहे हैं, कि आत्मा, अब बात करें क्षणिक विज्ञान, आत्मा क्या है? क्षणिक विज्ञान है, लेकिन ज्ञान के लिए स्थायित्व का होना जरूरी है। क्यों? कोई हर क्षण परिवर्तनशीलता होगी, क्षणिकता होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान के लिए स्थायी जरूरी है, इसलिए आलोचक कहते हैं कि यह आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा इसमें। और आप जैसे ही आत्मा को स्वीकार करेंगे तो आप बौद्धों के अनात्मवाद से अलग हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान तो बदल रहे हैं, लगातार परिवर्तनशीलता चल रही है, लेकिन नॉलेज का जो है स्थायित्व चाहिए, इसलिए आत्मा को आवश्यक माना गया है। और फिर इसी के आधार पर क्या कह रहे हैं कि दोनों, कि अगर आप तो स्मृति और प्रतिविज्ञा, कि भाई आप आत्मा को माना, आत्मा में स्थायित्व चाहिए, स्थायित्व होगा तभी आप स्मृति की व्याख्या कर पाएंगे। मेमोरी, प्रतिविज्ञा मतलब रिकॉल करना, इन दोनों में आप अंदर समझ रहे होंगे। स्मृति, मेमोरी में जो है मुझे रिकॉल करते तो प्रतिविज्ञा है। एक बार एक विवाह कार्यक्रम में गया तो एक बुजुर्ग जो है, एक 18 साल 19 साल के बच्चे नौजवान से बात कर रहे थे। बुजुर्ग कहते मैं तुम्हारे यहाँ गया हूं, और नौजवान कह रहा था आप मेरे यहाँ नहीं आए होते तो मुझे याद होता। तो उसने, बुजुर्ग ने कहा तुम्हारे मेमोरी में तो है लेकिन तुम्हें रिकॉल नहीं हो रहा है। मतलब स्मृति और उसको रिकॉल करना, ये दोनों चीजें किसमें होंगी? यह क्षणिक विज्ञान में संभव नहीं है। इसके लिए स्थायी आत्मा को मानना पड़ेगा। और फाइनली इस तरह देखा जाए तो ये दो तर्क हैं, ठीक,
कि ये आपको एग्जाम में इस बात को देखना होगा, भाई कम शब्दों में एक आलोचना करनी है तो इसके दो हो गए। आत्मा आवश्यक है स्मृति प्रतिभिज्ञा और ज्ञान के लिए, और वाय वस्तु स्वीकार किससे होती है? ठीक, अब ये दोनों है। अब अगर आलोचना को दो कैटेगरी में, पहली बात तो वो संक्षेप पर, लेकिन दो ये आलोचना आपको परीक्षा में लिखनी होती है। ये दोनों अगर मिला लें तो वाय वस्तु स्वीकार कि भाई जो आपका जो सोहपलम नियम है, नियम कहें या फिर हम कहें कि चेतना ही बाहर आभासित होती है। इससे हमने बाह्य जगत स्वीकार होना चाहिए। सोहपलम ने कहता है भीतर है वही बाहर आभासित बाहर होता है। ये दोनों आलोचना हो गई, और ये हो गई ज्ञान के लिए, स्मृति के लिए। ठीक, इसके लिए शाश्वत आत्मा को माना। अगर आप विज्ञान को मान रहे हो, क्षणिक विज्ञान, क्षणिक विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान से आत्मा को मानना पड़ेगा, क्योंकि क्षणिक विज्ञान से इनकी व्याख्या नहीं हो पा रही है। ठीक, इस तरह ये आलोचना सामने आती है। लेकिन फाइनली इन आलोचनाओं के बावजूद योगाचार का जो विज्ञानवाद है वह पूरे चिंतन धारा को वाह्य जगत से हटाकर चेतना पर केंद्रित कर देता है, और इस तरह से जो बौद्धों का जो हीनयान संप्रदाय जो वाह्य जगत जड़ द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बौद्धों का विज्ञानवाद विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता सिद्ध करके चेतना को प्रधान बनाता है। और इस तरह दार्शनिक दृष्टिकोण से यह एक कहते हैं कि एक स्तर से एक उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं, और इसका प्रभाव यह होता है कि अगले निष्कर्ष के तौर पर शून्यवाद हमारे सामने आता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद एक तरह से भारतीय परंपरा के जो चेतनावादी हैं सिद्धांत है, या जो ब्रह्म जो चेतन स्वरूप सत्ता है, तो उस स्तर पर आकर सत्ता को परिभाषित करने में सफल होता है। ठीक, अगले हम लोग लेक्चर में शून्यवाद को समझते हैं।